हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड पेपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसका यूनिट 5, और उसमें एक टॉपिक है कॉर्पोरेट ऑसिलेटर, वो हम पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो बहुत अच्छे सिनुसॉइडल सिग्नल्स साइन वेव के सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एम्पलीफायर, एक टैंक सर्किट विद अ पास, जिसके साथ धनात्मक पुनर्निवेश होता है। कॉर्पोरेट ऑसिलेटर्स का प्रिंसिपल ये है कि जो ट्रांजिस्टर हम काम में लेते हैं वो कॉमन एमिटर का ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं, और हम जानते हैं कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करती है। फिर ऑसिलेटर के लिए ज़रूरी टैंक सर्किट में हम दो सेंटर टैप कैपेसिटर लेते हैं, C1 एंड C2, और इसका एक पैरेलल कि में हम इसके इंडक्टेंस लगाते हैं, और ये जो सारा कॉम्बिनेशन है ये फिर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास 360 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है या 0 डिग्री का फेज हो जाता है, और ये फेज डिफरेंस इस लूप के कारण विथ अ पॉजिटिव फीडबैक। कॉर्पोरेट ऑसिलेटर के मैंने दो सर्किट्स बना रखे हैं। ये दोनों सर्किट्स इक्वलेंट हैं। दोनों सर्किट्स में ये बताने के लिए कि इनमें सेंटर टैप्ड होता है और इसके अंदर आउटपुट हम कैसे लेते हैं, वो दोनों सर्किट्स हैं। ये एम्पलीफायर प्रोड्यूसर्स हमें जानते हैं कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, और फर्दर टैंक सर्किट इसमें थोड़ा डिटेल बताया हुआ है, इसमें वैसे का वैसे फॉर एनालिसिस से इसके लिए है। ये एम्पलीफायर जो हम काम में लेते हैं इसमें वो कॉमन एमिटर केस में है जो हमने दिखा रखा है। R1 R2 जो इसके अंदर दिखा रखे हैं ये बायसिंग, R1 R2 और RE ये ट्रांजिस्टर के बायसिंग के लिए काम आते हैं। इनकी वैल्यूज़ बहुत हाई होती है और इनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कपलिंग कैपेसिटर C1, इसमें C1 और C2, ये कपलिंग कैपेसिटर जो एक स्टेज को दूसरे स्टेज के साथ कपलिंग करती है। तो कैपेसिटर डिवाइड टैंक सर्किट में C1 C2 है। ये तो इसका वर्क है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका सर्किट डायग्राम। इसका वर्किंग ये है कि जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करते हैं, सप्लाई स्विच को ऑन करते हैं, तो जो टैंक सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर्स हैं वो C1 C2 के अक्रॉस जाता है, वो चार्ज हो जाते हैं। द टर्मिनल जो 30 का जो टर्मिनल है, जो सेंटर टैप का जो टर्मिनल है वो ग्राउंडेड रहता है एंड वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है। दस, अब हम ये कह सकते हैं कि एक टर्मिनल इसमें एक कैपेसिटर में पॉजिटिव होता है और दूसरा जो जो टर्मिनल है वो नेगेटिव, और अगर दूसरी साइकिल आती है तो वो उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा। एंड इसके लिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के कारण एक फेज डिफरेंस या तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है या 0 डिग्री का फेज डिफरेंस। हम इसका एक एनालिसिस करना चाहते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस इसका। तो मैं उस जो हमारे पास ऑसिलेटर सर्किट जो मैंने आपको ये बताया था, इन दोनों में दोनों इक्विवेलेंट सर्किट हैं, इसका मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बताता हूँ। तो ये इस टाइप का हो जाता है। ये एक हम जानते हैं कि RH REV CE और HFVBE या GMVBE, ये दोनों ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट है। HIE ये एक ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको इन ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने में हम जानते हैं कि HRE का मान बहुत कम होता है, और आउटपुट एम्पिडेंस का जो HOE है ये इसका मान बहुत कम होता है। तो इसको हम एनालिसिस में निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस टाइप का बना सकते हैं। जो ऊपर ये जो सर्किट है इसमें अगर मैं HRE और इनको निगलेक्ट कर दूं तो इक्विवेलेंट से, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट्स बन गए। ये सिंपल एनालिसिस के काम आता है। अब मैं इसमें एट पॉइंट ए किरचॉफ का करंट लूप लगाऊं तो ये इक्वेशन बन जाती है। मैं ए पॉइंट पे करंट लूप लगाता हूँ, मैं ये जानता हूँ I2 और I1 माइनस I2 इस साइड में है। तो ये इसका अगर मैं करंट लूप लगाऊं तो हम ये भी जानते हैं कि HIE इस ये पैरेलल में है L और C के बीच में।
तो I2 जो बह रही है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में बह रही है, और I1 I2 जो बह रहा है वो उसके C में बह रहा है, और I1 इसके अंदर आ रही है, तो मैं इसके अंदर I1 I2 को निकाल रहा हूँ। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये इक्वेशन बन जाएगी I2 J ओमेगा L सीरीज़ में है, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है HIE, ये इन दोनों के पैरेलल में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ HIE प्लस ये C1 जो ये, और I1 माइनस I2 इज J ओमेगा C2। इसका अगर हम एनालिसिस करें, ये जो सारा को मैं इसको कैलकुलेट करूं जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा रखा है, तो मैं इससे I2 का मान निकाल सकता हूं, और I2 का मान I1 के रूप में 1 प्लस J ओमेगा C1 H1 में 1 अपॉन ये हमारे पास आ जाता है, ये I2 का मान है। ये इसको इक्वेशन 1 में। इसी तरह मैं पॉइंट बी पर, जो सर्किट का पॉइंट बी है, उसमें भी के किरचॉफ का करंट लॉ लगाऊं, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप उसको फिगर को देखेंगे, अगर आपने करंट एनालिसिस कर रखा है, तो ये ईज़िली, तो मैं I1 और I2 और I3 के बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। और हम जानते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज मैं निकाल सकता हूँ 1/J ओमेगा C I1 I2 है। अगर आउटपुट वोल्टेज निकालें तो हमारे पास C आ जाएगा और करंट भी आ जाएगा, तो इससे मैं आउटपुट वोल्टेज निकाल सकता हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वोल्टेज गेन, वो V आउटपुट बाय V इनपुट, तो ये हमारे पास वोल्टेज है। फीडबैक करंट निकाल सकता हूँ, तो फीडबैक कोएफिशिएंट VF अपॉन V0 होता है। तो ये इन दोनों के मान पुट करने के बाद मैं बीटा का मान निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगा HIE I3 I1। ये सारा आप ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो 1 माइनस I2 से, और हमें अल्टीमेटली रिटर्न रेशियो चाहिए होता है, वो बीटा ए होता है, और बीटा ए का मान माइनस GM HI I3/I3 हो जाएगा। इसके अंदर हम डालें, वैल्यूज़ डालें, तो मेरे पास बीटा ए का मान आ जाएगा, ये बीटा ए का मान। मगर इसमें हमारे पास एक ये इसमें ये दिक्कत ये है कि इसमें जे आ रहा है। जे का मतलब होता है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नॉट रियल, मगर हम जानते हैं कि बीटा ए का मान रियल होना चाहिए। तो अगर ये रियल है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसका मान ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। तो मैं उसको बीटा ए के लिए इसको ज़ीरो पे इक्वेट कर दूँ, तो मैं ओमेगा स्क्वायर या इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगा 1/2 पाई ओमेगा √1/LC, वेयर C जो मैंने जो C1 C2 का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैंने इसका नाम इसका C कर दिया C1 C2 C1 प्लस C2। तो ये इक्वलेंट जो इन दोनों के सीरीज़ में है दोनों, तो ये हो जाएगा। और इस इक्वेशन से हम इस कॉर्पोरेट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे काम आती है। इसी तरह अगर ये मैं ये मान इसके अंदर डाल दूँ, बीटा ए वाला ये जो ओमेगा इक्वल टू 0, तो हमारे पास बीटा ए का मान आ जाएगा GM, क्योंकि जो इसकी जो ये टर्म है ये ज़ीरो हो गई, तो सिंपल अब बच जाता है बीटा ए 1 माइनस ओमेगा C L C। और ये हम जानते हैं कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये, मगर ऑसिलेटर के लिए एक कंडीशन है कि बीटा ए शुड बी ग्रेटर देन 1, और मेंटेनिंग करने के लिए इसका मतलब होता है कि बीटा ए शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब बीटा ए का मान मैंने रिटर्न रेशियो का मान मैंने निकाल रखा है, और इसका इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 मानूँ, तो ये हो जाएगा GM HIE ग्रेटर इज इक्वल टू HFE इज ग्रेटर देन C2/C1। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आएगी कि, मगर हम ये जनरली कैपेसिटर कॉर्पोरेट ऑसिलेटर में C1 एंड C2 का इक्वेशन हमेशा बराबर लेते हैं, तो दिस इक्वेशन इज जनरली सेटिस्फाइड। एप्लीकेशन इसके बहुत है कि इज यूज टू, हम सेप्टोडाइन सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर बनाने के काम आता है। तो इसके कॉर्पोरेट ऑसिलेटर के कुछ एडवांटेजेस हैं कि कॉर्पोरेट ऑसिलेटर जो साइनोसॉइडल सिग्नल
उच्च फ्रीक्वेंसी के सिनुसाइडल सिग्नल्स बनाता है। इट कैन इसका कंडीशन ये है कि हाई एंड लो टेम्परेचर्स को सस्टेन कर सकता है। फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन अच्छी है, हाई होती है। वेरीड बाय यूजिंग बोथ, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल कैपेसिटर से चेंज कर सकते हैं। इसमें कंपोनेंट्स बहुत कम लगते हैं। एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट और इज डिज़ाइन टू एलिमिनेट डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्टले ऑसिलेटर, है ना। और इसके एप्लीकेशंस आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं कि इसके कौन से एप्लीकेशंस हम अलग अलग डिवाइसेस में काम लेते हैं। इसमें मैंने एक ज़िक्र किया था कि इसमें हार्टले ऑसिलेटर के पहले आपकी सिलेबस में पहले कॉर्पोरेट ऑसिलेटर दे रखा था, इसलिए मैंने आपको ये पहले कॉर्पोरेट ऑसिलेटर बनाया। और इसमें हार्टले ऑसिलेटर के हमने कहा कि कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसको ये ओवरकम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्टले ऑसिलेटर लेंगे और उसकी भी वर्किंग और उसके फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।